हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 16 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक ये माना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में या भारत के किस राज्य में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक यही चीज़ें हम विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस देश से कौन सी फसल का किया जा रहा है। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक कर दिया करें और लेक्चर के बाद में इसको शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स को जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक की महत्ता इतनी है, ये यूपी पीसीएस आपका चाहे अपर लेवल का हो या लोअर लेवल का, आरओ एआरओ, सुपर टेट, बीईओ, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के हों, इस टॉपिक के हमने तथ्यों के रूप में यहाँ शामिल किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना, यानी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। उसके बाद में हमारा देश यानी भारत। तो भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर कार्य में है या खेती में लगी हुई है, आप ये कह सकते हैं। तो हम पहला स्टेटमेंट या पहला जो फैक्ट आपके सामने है, भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश कहने का मतलब यही है कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या खेती कार्य में लगी हुई है, या खेती करती है या कृषि करती है। 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश की 55% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें लगी हुई है या उसी से अपना जीवन निर्वाह करती है। भारत की कृषि जो है डिपेंड करती है किस पे? बारिश पे, वर्षा पे। और जो हमारे देश में बारिश होती है ये भारत है। और यहाँ पर जो अरब सागर है, अरब सागर से उठने वाली हवाएं, जिन हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है पश्चिमी घाट में और बाकी हिस्सों में, इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं मानसून। तो भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है, इसीलिए हम भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। अगला देखिए, अगर हम बात करें भारतीय कृषि, अगर कृषि से संबंधित हम कोई भी फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें उससे संबंधित संस्थान जो कृषि पर वर्क कर रहे हैं हमारे देश में, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कृषि से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने भी काम देश में हो रहे हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको हम बोलते हैं ICAR, इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर काउंसिल लिख लेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में जो कृषि भवन है उसी में इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। अब इसका पुराना नाम भी आपसे पूछ सकता है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का। इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था। ये क्या कार्य करता है? कृषि से संबंध जो लोग हैं, जो कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए हमारे देश में, उनको एक तरीके से शिक्षित करना, उनको ट्रेन करना, कृषि के नए नए जो टेक्निक्स आ रही हैं आजकल उनसे अवगत कराना, और कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च होती रहती हैं उन सबको कंडक्ट कराने का काम किसका है? ICAR का है। अब आपसे पूछेगा कृषि से संबंधित हमारे देश में क्या पढ़ाई भी है? तो भारत का पहला या प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सी है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। इसका नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, UPATU इसका पुराना नाम है। लेकिन अगर वर्तमान में देखोगे, ये वर्तमान में कहाँ है? पंतनगर में है, उत्तराखंड में। अब इसका नाम हो चुका है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसी को हम पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक किताब लिखी गई है कृषि के ऊपर, इसका नाम है, इसका टाइटल है इस किताब का, बुक का, भारतीय कृषि का इतिहास। इसको लिखा है MS रंधावा ने, मोहिंदर सिंह रंधावा ने। चलिए अब बात करते हैं हमारे देश में जो फसलें होती हैं। हम जानते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर पॉपुलेशन कृषि में लगी हुई है। अब जो हमारे देश की GDP है ज़्यादा, और GDP में हमारे देश में जो कृषि होती है उसमें GDP में 15% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं, बात करेंगे पहले उनकी। फूड क्रॉप्स में अगर आप देखें, इनको बोलते हैं
खाद्य फसलें, और ये ऐसी फसल हैं, इन फसलों का उत्पादन जो हमारे देश में किया जाता है वो हमारे भोजन के लिए किया जाता है, अपने खाने के लिए किया जाता है, प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर फूड। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा। इसमें कोई इंडिविजुअल किसान भी होगा तो वो अपने खाने के लिए साल भर के लिए गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का, वो अपने अकॉर्डिंग इनको उगाता रहता है। अगर हम कैश क्रॉप की बात करें, इनको बोलते हैं हम नकदी फसलें। कैश क्रॉप को बोलते हैं नकदी फसलें। एक्चुअली कैश क्रॉप्स को हम कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप कहने का मतलब है हम खुद खाने के लिए इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो कमर्शियल क्रॉप या फिर कैश क्रॉप वो फसलें होती हैं जिन्हें किसान अपने लिए कम, बेचने के लिए ज़्यादा उगाता है या यूज़ करता है। तो पैसे कमाने के लिए, प्रोड्यूस फॉर मनी, नकदी फसलें होती हैं। कौन कौन सी? कपास, कॉटन आप अपने लिए थोड़ा ही ना उगाएंगे, इसको बेचने के लिए। मूंगफली, जूट, तंबाकू, आलू, ये सब क्या है? कैश क्रॉप्स हैं सारी की सारी। अगला है प्लांटेशन क्रॉप्स, ये बागानी फसलें हैं। जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं एक्चुअली ये जो हैं बहुत ज़्यादा वक्त इनको चाहिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है, और इनको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है बागानी फसलों के लिए। जैसे फूल की खेती हम करते हैं चाय, कॉफ़ी, फल वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसमें है स्टिमुलेटेड क्रॉप, ये है उद्दीपन फसलें। कौन कौन सी होती है? जो धूम्रपान करने वाली फसलें या धूम्रपान वाली जो फसलें, जैसे अफीम है, गांजा है, तंबाकू है, ये सब क्या हैं? स्टिमुलेटेड है या उद्दीपन फसलें हैं। अब एक एक फसल को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलिए, तो हम जानते हैं भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं वो 3 चक्रों में या 3 टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं। जैसे रबी की फसल है, रबी की फसल अभी आप क्या चल रहे हैं? देखिए मार्च अप्रैल चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, ये अप्रैल अब खत्म होने को है, और आप जान रहे हैं अप्रैल में कौन सी फसल काटी गई है? अभी गेहूं की फसल काटी गई है, साथ में कौन सी? मसूर की, साथ में कौन सी? आलू की। तो आप क्या कहेंगे? जो रबी की फसल है, जो गेहूं है, वो किसकी फसल हुई? रबी की। इसी को नाम दे दिया हमने इस सीजन को, रबी की फसल। इसी को हम शीतकालीन फसल बोलते हैं। शीतकालीन फसल या विंटर क्रॉप इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फसलें जो है सर्दियों के मौसम में लगाई जाती हैं, यानी इनकी बुआई, जो इनको बोया जाता है वो सर्दियों में बोया जाता है, विंटर सीजन में बोया जाता है रबी की फसलों को। जिसमें अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, यानी ठंड में, यानी विंटर सीजन में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। यही कहलाती हैं रबी की फसल। अब बात करेंगे खरीफ की फसल। तो देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंग, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं जो कि ग्रीष्मकालीन, मतलब ये गर्मी की फसलें हैं। ये बोई जाएंगी जून जुलाई में। अभी मई गैप में रहेगा और अगला जून जुलाई आ जाएगा, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई भी हो जाएगी। ज़ैद की फसलें होती हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये पानी वाली हैं ज़्यादातर, खीरा, भिंडी, ये सब्जियों की खेती, ये ज़ैद की फसलें होती हैं, और ये अब मार्च अप्रैल यानी इस महीने में चल रही हैं, मार्च अप्रैल में ही, ठीक है, और ये जून जुलाई में इसकी कटाई भी जाती है और पैरेलली भी इनको ये चलती रहती है सब। अब डिस्कस करेंगे एक एक फसल को, यानी गेहूं, चना, जौ, मटर, चावल, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, भारत की प्रमुख फसलों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चावल को। चावल को आप कहते हैं राइस इंग्लिश में, और धान को कहते हैं आप पैडी। जो खेत से आप धान की खेती जो होती है उसमें पीले रंग का आपको देखते होंगे, येलो कलर का जो आपके पास होता है, अगर उसका हम येलो वाला कवर हटा दें तो चावल कहलाता है। जब तक येलो कवर उसके ऊपर है वो क्या कहलाएगा? पैडी, यानी धान। तो धान के ऊपर से वो छिलका अगर हम उतार देते हैं तो वही चावल कहलाता है। अब ये किसकी फसल है? अभी अभी देखा, ये किसकी है? खरीफ की प्रमुख फसल है चावल। देखिए यहाँ पर चावल किसकी है? खरीफ की प्रमुख फसल है। तो ये आपसे पूछेगा कि मक्का किसकी फसल है, रबी, खरीफ या जायद की? कोई से को भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जितने भी एग्जाम से पूछे आप इनको समझ लीजिए। तो इसको खरीफ की फसल कहा जाता है चावल को, और इसको उष्ण कटिबंधीय फसल भी कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय फसल कहलाती है या ग्रीष्मकालीन फसल ये कहलाती है। अब देखो, पश्चिम बंगाल की हम बात करें और तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जो क्लाइमेट है या जलवायु है वहाँ इतनी अनुकूल है, इतनी अनुकूल है कि वहाँ जो तीनों फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों मौसम में केवल और केवल चावल ही वहाँ उगाया जाता है, चावल की ही खेती की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में, ओस, अमन, बोरो, ये तीनों किस्में उगाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में तीनों सीजन्स के अंदर। इसको याद रखेंगे। और चावल की खेती के लिए आप जानते हैं क्या ज़रूरत होती है? पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको याद रखिएगा,
जब राइस या चावल जहाँ उगाया जाता है उसमें सिंचाई की यानी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वेस्ट बंगाल में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोग तीनों सीजन्स में ही इसको उगा लेते हैं। तो राइस यानी चावल उगाने की जो टेक्निक इंडिया में इस्तेमाल होती है वो क्या है, उसमें एक्चुअली हम एक तरह से अभी डिस्कस करेंगे इस विधि को भी। तो चावल की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो हमें 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है इसमें। वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा यानी पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी विधि को समझेंगे हम। देखिए इसको यहाँ छोड़ दीजिए इसको। चावल की कृषि की विधि क्या होती है, एक तो बीज छिड़काव होती है, ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन भारत में जो है वो क्या है, पौध प्रतिरोपण इसको बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। इसमें क्या करते हैं, आप अगर गांव से हैं, देखिए ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे देश की गांवों में ही निवास करती है ना। तो जो अगर आप भारत में जो कृषि की जाती है चावल की, उसमें चावल के खेत या कोई भी खेत होगा, उस खेत के एक हिस्से में या कहीं दूसरी जगह पर पहले जो है जो चावल है उसको या धान है उसको बो दिया जाता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक नर्सरी कहते हैं इसको, इस एरिया को नर्सरी कहते हैं, इस नर्सरी में धान को लगा दिया जाता है। और ये धान जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है, इसको यहाँ से निकालकर उस पूरे खेत में थोड़े थोड़े गैप पर बहुत ज़्यादा पानी भरने के बाद में सीधा उस पौधे को इस पानी के अंदर इस मिट्टी में दबा दिया जाता है, ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। इस तरह से उसको प्लांट किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटिंग। तो ये टेक्निक हमारे देश में इस्तेमाल की जाती है और बाकी काफ़ी देशों में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये नर्सरी है, बाकी सारी आप देख रहे हैं, इसको हम पौध बोलते हैं या पौधा बोलेंगे चावल का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। तो चावल की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सी चावल की प्रमुख फसल है या किस्म है। ठीक है, वैरायटी है, ऐसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें से जो आपको याद रखने हैं, आपके सामने जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंधा 5 ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। माही, सुगंधा ये भी पूछा हुआ है, ये याद रखेंगे। बाला, रत्ना ये किसकी हैं, सब चावल की प्रमुख किस्में हैं, इनको याद रखना है। तो भारत में जो कृष्णा गोदावरी वाला जो डेल्टा का क्षेत्र है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है ये क्षेत्र, इसको हम चावल का कटोरा या राइस बाउल भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। और एक आपने सुना होगा गोल्डन राइस, यानी इसको हम कहते हैं गोल्डन राइस। क्या होता है, चावल में हम जानते हैं क्या, विटामिन ए होता है। और इस चावल में जब पता लगा, जब हमारे चावल में देखा विटामिन ए की कमी है, तो इस चावल के अंदर विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक आनुवांशिक विज्ञान की हेल्प से क्या किया, इस चावल को ऐसा चावल बनाया जिसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता हो। यही बीटा कैरोटीन बाद में विटामिन ए में तब्दील हो जाता है चावल के अंदर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो गोल्डन राइस जो होता है, इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, बीटा कैरोटीन की होती है, जो चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। इसको आप याद रखेंगे। और इसमें देखेंगे हम, नेक्स्ट चलेंगे, जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, कटक में है, ये उड़ीसा में, इसको आप पहले से ही जान रहे हैं। चावल के अंदर कंपोजिशन अगर आपसे पूछे, न्यूट्रिएंट्स नाम का टॉपिक, पोषक तत्व हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में, वहाँ भी हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को। चावल के अंदर, गेहूं के अंदर जितने भी पोषक तत्व, जितना भी भोजन हम लेते हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व। तो आप चावल में जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्ब्स होते हैं 76%, 6 से 7% प्रोटीन और 2.5% वसा। तो मैक्सिमम कंपोजिशन अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट होता है चावल के अंदर। अब अनुसंधान में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या इरी। अगर आपसे पूछे इरी का फुल फॉर्म तो कर देंगे आप, आंसर लगा देंगे। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो फिलीपींस में है, हेडक्वार्टर इसका इरी का फिलीपींस में है। इसने क्या किया है, भारत में प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र खोला है, फर्स्ट साउथ एशिया रीजनल सेंटर खोला गया भारत में। किसने खोला है, ये इरी ने खोला है, जो कि चावल के लिए है। एक्चुअली ये वाराणसी में खोला है इसको। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा पॉलिश किए हुए चावल आते हैं, तो पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उसमें जो उसकी ऊपरी परत होती है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, यानी थायमीन का अभाव पाया जाता है उसमें। और चावल को अगर हम ज़्यादा धो देते हैं तो उससे भी विटामिन B1 यानी थायमीन जो होता है वो उसमें नष्ट हो जाता है। और हम जानते हैं विटामिन B1 की वजह से क्या होती है, बेरी नामक रोग हो जाता है इससे। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रोग धान से संबंधित है, या खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग धान में लगने वाला रोग है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा एक धान की पहली बौनी फसल जो
प्रजाति जो बनाई गई थी वो है जया। तो ये भी पूछ सकता है जया किसकी किस्म है, गेहूं की, चावल की या किसकी, ऐसे भी। तो वो सारे पॉइंट्स जितने भी लिखे हुए हैं आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, चावल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन या वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है। तो चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है, या प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चावल का चीन में होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम, यानी कि भारत। तो भारत चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, विश्व वर्ल्ड लेवल पर ये दोनों हैं। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे पंजाब। पंजाब में जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो वहाँ की इरिगेशन यानी सिंचाई वहाँ पर बहुत अच्छी है, ठीक है। वहाँ रेनफॉल की ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंचाई के जो है साधन है या सिंचाई बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर भी अच्छा प्रोडक्शन होता है चावल का। नेक्स्ट चलेंगे, अगला देखें, अगली फसल जो हम डिस्कस करेंगे, चावल के बाद भारत में खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो फसल है वो गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ ये हम जान रहे हैं किसकी फसल है, रबी की फसल है ये। और गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। इसके लिए आप चाहे टेम्परेचर याद रखें या ना रखें, लेकिन फिर भी आपके सामने हैं। तो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में धान के बाद भारत में गेहूं की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो गेहूं का कंपोजिशन भी हम देख लेते हैं कि गेहूं में क्या क्या पाया जाता है। इसमें 65 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है और 8 से 15% तक प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर। अब इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है गेहूं के अंदर उसका नाम क्या है, तो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है गेहूं के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और गेहूं की जो किस्में हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है गेहूं की किस्में, सरसों की किस्में, चावल की किस्में, एटलीस्ट 3 से 4 की किस्में तो आपको याद रखनी है। सोनालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कल्याण सोना भी इंपॉर्टेंट है, कुंदन, तो मैक्रोनी भी आपको याद रखना है। और ये सारी की सारी किस्में किसकी हैं, गेहूं की हैं। जो मैक्रोनी है, मैक्रोनी को हम कहते हैं हार्ड व्हीट, कठोर गेहूं इसको कहते हैं। तो शुष्क प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर जो असिंचित यानी सिंचाई की अगर व्यवस्था नहीं है वहाँ के लिए सबसे उत्तम जो है मैक्रोनी किस्म मानी जाती है गेहूं की। और ट्रिटिकल ये भी गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों ने जो है गेहूं और राई की मदद से एक तरीके से उनके मध्य संकर करा के इसको उत्पन्न किया है। तो ट्रिटिकल किसकी प्रजाति हुई, गेहूं की, ये भी याद रखना है आपको। अब गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने गेहूं की कुछ बौनी प्रजातियों को भी बनाया है, जिसमें आपके सामने लरमा रोजो है, मेया है, सोनारा है। ये नंबर्स एज इट इज़ याद रखने हैं, नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके पीसीएस में भी, और ये सब आएगा आपका, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो गेहूं में बोनेपन जो होता है उसका जीन कौन सा होता है, नॉरिन 10, याद रखेंगे। नॉरिन 10 किससे संबंधित है, गेहूं का एक जीन है ये। गेहूं की फसल के रोग, अब ये पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था गेहूं की फसल के रोग में कि करनाल बंट किस फसल का रोग होता है। तो करनाल बंट होता है एक्चुअली ये कवक जनित है, फंगल रोग होता है जो किसमें लगता है, गेहूं में, करनाल बंट। और इस कवक का, इस फंजाई का नाम होता है टिलेटिया इंडिका, इसको याद रखेंगे। और दूसरा रोग होता है रस्ट। गेहूं की फसल में 2 रोग होते हैं, कौन से, करनाल बंट और रस्ट, इन दोनों को याद रखेंगे। अब विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो यहां पर भी चाइना नंबर 1 पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। तो चीन जो है चावल और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल दोनों के में जो है चाइना है, और भारत दोनों में ही दूसरे स्थान पर है। तो भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन या अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, और थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, एंड फिर है हरियाणा। नेक्स्ट चलेंगे, अब देखिए इसमें गेहूं से संबंधित, जब हमारे देश में गेहूं की एक तरीके से इतनी कमी, इतनी शॉर्टेज हो गई थी, तो हमारे देश में जो है गेहूं के उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए एक क्रांति लाई गई थी, इसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है किससे, कृषि से। अगर कृषि ऑप्शन में नहीं होगा तो वो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, अगर ये भी ऑप्शन में ना होगा तो गेहूं के उत्पादन से। ये है आपके क्वेश्चन जो बनते हैं। तो भारत में अब पहला सवाल ये बनेगा इसमें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, या भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। और अगर विश्व में कहें इनको, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ये थे विलियम गॉड। अब हरित क्रांति का एक और नाम है, हरित क्रांति को अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम।
जब इस क्रांति को लाया गया था तो बाहर से हम जो गेहूं के बीज सीड हैं वो लाए गए हमारे देश में, और जब वो बोए गए तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ था देश में, बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन हुआ था। इसलिए इसको बोलते हैं हम अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। इसको HYVP, इसको याद रख लीजिएगा, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इसके नाम से इसको पुकारा जाता है। तो हरित क्रांति से भारत में जो है कृषि उत्पादन या कृषि उत्पादकता या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या किया गया था, मैक्सिकन गेहूं को हम भारत में लेकर आए थे और यहाँ पर इसकी फसल उगाई गई 3 राज्यों में। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर में ये फसलें लगाई गई थी। और कौन कौन सी फसल थी? कल्याण, सोना और सोनालिका। ये आप समझ गए, हरित क्रांति के दौरान कल्याण, सोना और ये सोनालिका फसलों को यहाँ बोया गया था। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ था भारत में। और इनको याद रखेंगे, गेहूं की क्या है, ये गेहूं की किस्में हैं। अगली फसल है मक्का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मक्का जो है, मक्का को हम क्या कहते हैं? कॉर्न भी कहते हैं, जिसके आपने खाए होंगे पॉपकॉर्न, है ना। तो ये खरीफ की फसल है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, यानी मेन जो ओरिजिन है इसका मक्का कहाँ का है? ये अमेरिका का है। और इसे पुर्तगाली हमारे देश में लेकर के आए थे। पुर्तगाली की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस वक्त ये भारत में लाई गई थी ये फसल। तो मक्का के लिए टेम्परेचर कितना? 21 से 27 डिग्री, और वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए होती है। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर यूएसए जो है सबसे ज़्यादा मक्का उगाता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में मक्का का होता है। वो किस लिए उगाता है? वहाँ के लिए जो है एनिमल कंजम्पशन, यानी अमेरिका जो है अपने जानवरों के लिए, जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए इसको उगाता है, ना कि ह्यूमन के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं उगाया जाता है अमेरिका में, ठीक है। और इसी मक्का का उत्पादन जो कर रहा है अमेरिका, वो उसको बायो इथेनॉल बनाने में भी अब कर रहा है। बायो इथेनॉल क्या है? ये पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है और डीजल के साथ मिक्स किया जाता है। ज़्यादातर इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, जो कि मक्का से बना हुआ बायो इथेनॉल है। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? व्हीकल्स में, मोटर बाइक्स में, या फिर जो भी व्हीकल्स हमारे होंगे, ठीक है। तो एक सवाल हो रहा था, यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायो इथेनॉल इन द वर्ल्ड ड्यू टू मेज। मक्का की वजह से अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है बायो इथेनॉल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ मक्का का हो रहा है। तो जो पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप में वहाँ के अमेरिका के पेट्रोल पंप में क्या होता है? वो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल होता है। उस पर लिखा रहता है E15, E20, E85। E15 का मतलब है कि 15% वहाँ पेट्रोल है उसमें, और 85% उसमें क्या है? इथेनॉल है। इस तरह से तो मक्का की फसलों में अगर आप किस्में देखेंगे तो गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा 15, तो गंगा 5, गंगा 11 किसकी हैं? ये मक्का की फसलें हैं। तो मक्का से मेथेनॉल या इथेनॉल बायोडीजल बनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। तो मक्का का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य करते हैं? आंध्र प्रदेश करता है, और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक। तो ये रहे आपकी 3 प्रमुख फसलें हो गई हैं। और इसके बाद में बात करेंगे मोटे अनाजों की। तो मोटे अनाजों में मेनली ज्वार, बाजरा और रागी, ये भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। और सर्वाधिक उत्पादन, तो मोटे अनाज को हम बोलते हैं मिलेट्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मिलेट्स कहा जाता है। दीज क्रॉप, ये क्या करती हैं? इन फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी इरिगेशन, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ये जनरली राजस्थान में ज़्यादा उगाई जाती हैं फसलें। तो इसमें भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी। इसको याद रखेंगे आप। तो बाजरा जो है इसको पर्ल मिलेट बोलेंगे। ये खरीफ की फसल है और ये दोनों में उगाई जाती है। इसको आप जो है, इसमें एक, ये आपके सामने सारे फैक्ट हैं, लेकिन इस पर जो ध्यान देना है वो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। विश्व में नाइजीरिया में जो है बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उसका। ज्वार की अगर हम बात करेंगे तो ज्वार को पशु चारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या इसको उगाते हैं, इस फसल को। और ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। तो केवल महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जो देश के आधे से ज़्यादा ज्वार का उत्पादन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। अगला है रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, उसके बाद हिमाचल में। जौ की अगर हम बात करें तो जौ शीतोष्ण कटिबंधीय है, रबी की फसल है ये भी। जौ का उत्पादन आप जानते हैं, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था इतिहास में, तब से किया जाता है। तो भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, नंबर 1। सेकंड है राजस्थान। दलहन मतलब दालों की बात कर रहे हैं हम। चलिए, तो ये दालों का जो डिस्कशन है वो हम अगले चैप्टर में या फिर अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी अभी काफ़ी सारी फसलें बची हुई हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा याद से। थैंक यू।